वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप क्लास 6 में हैं या फिर यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस। तो हम लोग बेसिक बात है कि हम लोग एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं। भारत में 8 मेजर रिलीजन्स हैं और 1600 भाषाएं हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसी डाइवर्सिटी के चलते हम लोग ग्रुपिज्म में बट जाते हैं, हम लोग कम्युनलिज्म में बट जाते हैं। जो लोग हमारे से दिखते हैं हम लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं और जो हमसे अलग हैं हम उनके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि वो लोग तो ऐसे ही होंगे। प्रेजुडिस क्या होता है? तो प्रेजुडिस एक बात होता है जो कि हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पहले से सोच लेते हैं, जो कि नेगेटिव बात होता है। जैसे कि हम लोग रूरल पीपल के बारे में सोचते हैं कि वो लोग अनपढ़ होते हैं, है ना, या फिर वो लोग शहर भाग जाते हैं काम की तलाश में। और अर्बन पीपल के लिए हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, वक्त ही नहीं निकल पाता एक दूसरे के लिए। ठीक। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। दूसरे को कम आंकना ही प्रेजुडिस है। ठीक है। जैसे कि हम अगर मान लें कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है तो ये बाकी लैंग्वेज के लिए एक प्रेजुडिस हो जाएगा। ठीक है। हम लोग अब अपने धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रंग के नाम पे भी प्रेजुडिस कर सकते हैं कि काले आदमी लोग कम हैं और गोरे आदमी लोग ज़्यादा पोजीशन पर हैं। ठीक है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स भी प्रेजुडिस जैसा ही होता है ना। जैसे कि लड़का और लड़की में भी स्टीरियोटाइप्स या फिर प्रेजुडिस जिसको कहते हैं वो बन सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है तो आपको अपने दिमाग में ही जो आपको पहले से फिट किया गया है उनको अब इसमें ऑर्डर में लगाना है। जैसे दे आर वेल बिहेव्ड तो गर्ल्स, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल तो गर्ल्स, दे आर फिजिकली स्ट्रांग तो बॉयज़, दे आर नॉटी बॉयज़, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग गर्ल्स, दे डोंट क्राई बॉयज़, दे आर राउडी बॉयज़। तो ये सब प्रेजुडिस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉयज़ सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकते हैं या फिर लड़कियां फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकती हैं, लेकिन मेंटली हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि लड़के लोग रो नहीं सकते हैं या फिर लड़के लोग वेल बिहेव्ड नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये बचपन से ही हम लोग को दिमाग में भरा जाता है। जैसे कि बॉयज़ डोंट क्राई, तो जब छोटे बच्चे लड़के लोग रोते हैं बच्चे में तो उनको बोला जाता है कि क्राई मत करो, तुम एक लड़के हो। बॉयज़ ब्रेव होते हैं, वो क्राई नहीं करते हैं। तो बचपन से जो भरा जाता है फिर वो लोग जब बड़े होते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं और उनके दिमाग में बैठ जाता है कि उनको रोना नहीं है। अगर कुछ ख़राब मोमेंट्स आ भी जाते हैं तो भी वो लोग नहीं रोते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई विकलांग आदमी है तो उसको बोला जाता है कि तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। या फिर उनको बोला जाएगा कि आप तो हम लोग से बहुत अलग दिखते हो। ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कि आप फोटो में देख सकते हैं लोग पेंटिंग कर रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल पा रहे हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। यही जो इमेज है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। एक पर्टिकुलर एंगल से देखना उसको स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है। स्टीरियोटाइप से हम लोग जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है उसको एक नज़र से देखते हैं, रैदर कि इंडिविजुअली हम एक एक आदमी लोग को देखें जो कि इसकी खराबी है। ठीक है। अब इसी से शुरू होता है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन मतलब मेरे दिमाग में स्टीरियोटाइप है कि अच्छा ये तो मुझ में से नीचे ही है या फिर ये तो गलत ही है। अब उस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अच्छा ये उस कम्युनिटी से है तो ये ख़राब है, अब इसको हम ये चीज़ नहीं देंगे। उससे फिर इनइक्वालिटी आती है। जैसे कि आप लोग याद कीजिए समीर 1 और समीर 2। समीर एक हिंदू था, पढ़ा लिखा आदमी था, और समीर 2 एक मुस्लिम था और अनपढ़ आदमी था। तो उसके बेसिस पर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ।
ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे, इसलिए उसका डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मेरठ में जो दंगा हुआ था, और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे, इसलिए जो है वो कभी स्कूल नहीं जा पाया समीर दो। ठीक है। और इसकी वजह से समीर दो जो गरीब था वो कभी स्कूल नहीं जा पाया, हॉस्पिटल्स बड़ा बड़ा नहीं जा पाया अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। ठीक है। अब कुछ लोग के साथ दोनों चीज़ हो जाता है, उन गरीब भी होते हैं और दूसरे धर्म के भी होते हैं। जो खासकर ट्राइबल्स लोग हैं उनके साथ ये होता है, ठीक है, क्योंकि उनका धर्म अलग होता है और गरीब भी होते हैं और जंगल से आए होते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी होता है कि वो लोग अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो है पॉवर्टी, गरीबी। मुस्लिम्स में गरीबी ज़्यादा है, इसलिए वो लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं पढ़ने देते हैं। ठीक है। लेकिन जब पॉवर्टी मिट जाएगी तो वो लोग भी बाहर भेजेंगे अपनी बेटियों को। जैसे कि केरला में जो है एजुकेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर मुस्लिम्स भी वेल एजुकेटेड हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे पॉवर्टी ही नहीं है, पॉवर्टी ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी प्रिवेंटिंग स्टेप्स नहीं है, वहाँ पर मुस्लिम गर्ल्स का अटेंडेंस कम है स्कूल्स में। इसलिए रिलीजन नहीं, पॉवर्टी एक रीज़न है मुस्लिम के स्कूल ना जाने का। ठीक है। उसके बाद काम करने के ढंग पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि जो वाशरमैन है, जो धोबी है, जो बाल काटता है, जो कचरे उठाता है, तो वो सब जो प्रोफेशन है उस लोग को हम लोग नीचे देखते हैं। ठीक है। यही था कास्ट सिस्टम। ठीक है। इसमें कम्युनिटीज़ को एक लैडर के हिसाब से जोड़ा गया, और जो टॉप में थे वो खुद को अपर कास्ट बोलते थे और सुपीरियर बोलते थे, नीचे वाले अनटचेबल्स थे, उनको छुआ नहीं जाता था। ठीक है। दलित जो थे, जो अनटचेबल्स थे, उनका काम था मरे हुए जानवर की बॉडीज हटाना, छोटे मोटे गंदे काम करना, कचरा हटाना। ठीक है। और उनको मंदिर या फिर विलेज में एंट्री करने की इजाज़त नहीं थी, पानी भी पीने की इजाज़त नहीं थी। अब दलित जो शब्द है उसका मतलब होता है दलित, मतलब कि जिसको दलन किया गया हो, यानी कि जिसको डिस्क्रिमिनेट किया हो, है ना। और ये लोग एससी ग्रुप में आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप में। ठीक है। और ये लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ठीक है। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो है भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर भी दलित कास्ट के थे, और उन्होंने जब वो 9 साल के थे तब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, वो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने एक्सपीरियंस किया महाराष्ट्र में। ठीक है। एक्चुअली वो लोग वेट कर रहे थे स्टेशन पे, कोई नहीं आया। एक आवर बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछने आया, उसने हमसे हमारी टिकट पूछे, तो इंतज़ार करते तो स्टेशन मास्टर आता है और पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो वो लोग बोलते हैं कोरेगांव जाना है। तो वो कपड़े अच्छे वेल ड्रेस्ड थे। ठीक है। तो एक्चुअली एक मनी का भी फैक्टर है, जो अपर कास्ट वाले लोग होते थे वो लोग रिच होते थे, और जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो पुअर होते थे। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये वेल ड्रेस्ड है तो ये लोग ब्राह्मण के चिल्लान होंगे। फिर उन्होंने पूछा उससे कि आप किस जाति से हैं, तो भीमराव अम्बेडकर ने सच सच बता दिया कि हम मेहर जाति से हैं। तब स्टेशन मास्टर का मुंह एकदम से बदल गया। ठीक है। जैसे कि कोई पाप कर दिया हो। ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर आधा घंटा बाद वो फिर आया और पूछा कि तुम किससे कहाँ से जा रहे हो, तो भीमराव ने बोला कि हम लोग बैलगाड़ी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जितने भी बैलगाड़ी वाले लोग थे उनको पता चल चुका था कि ये लोग मेहर जाति से हैं, और किसी को भी अपना गाड़ी पॉल्यूट नहीं कराना था। ठीक है। और स्टेशन मास्टर वहाँ पे साइलेंट खड़ा रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि इन बच्चों का हम क्या करें। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता था कि अगर आप पर्टिकुलर कास्ट से हैं तो आपको गाड़ी में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। भीमराव अम्बेडकर कौन थे, इनके बारे में जानने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, है ना, और दलित के सबसे बड़े लीडर थे। महर कास्ट में इनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र में जन्म हुआ, और अपने कास्ट के पहले व्यक्ति थे जो कि इंग्लैंड गए और अपना एजुकेशन कंप्लीट करके एक लॉयर बन गए। उन्होंने फिर अपने दलितों को भी बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए, और बाद में ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। और ये इक्वलिटी में विश्वास करते थे।
अब इमेजिन करिए कि लोगों के लिए कितना ये हार्ड होता है ना, कितना इंसल्टिंग होता है ना। अगर आपको कोई मना कर दे कि आप नहीं पानी पी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो आपको कितना खराब लगेगा, है ना। अब स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, अब हम लोग कैसे आ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, पहला बात तो रिवोल्ट। तो बहुत सारे दलितों ने क्या किया, इकट्ठा होके मंदिरों में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया। वो लोग ग्रुप बना के गए, प्रोटेस्ट किए और मंदिरों में घुसने लगे। वुमेन जो थी उन्होंने ग्रुप्स बनाया कि जितना एजुकेशन मैन को मिलता है उतना एजुकेशन हमें भी मिले। जो आदिवासी लोग थे, गरीब लोग थे, वो भी, और ये जो मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, इनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें तो पूरा का पूरा इक्वलिटी पे जोर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम भीमराव अंबेडकर का है। और the leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। कॉन्स्टिट्यूशन में ये विज़न लिया गया कि सारे के सारे भारत के लोग इक्वल हैं और यही इक्वलिटी हमें यूनाइट करती है। जो अनटचेबिलिटी था उसको एबॉलिश किया गया और उसको एक क्राइम माना गया। और अब पीपल किसी भी काम को फ्रीली चूज़ कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो सबके लिए फ्री होती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए कि हम लोग कैसे बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबको आज़ादी दी गई कि सब कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी एक लैंग्वेज को थोपा नहीं गया सारे लोगों पर, ठीक है, और सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया गया। तो ये सब मेजर्स लिए गए ताकि इक्वलिटी प्रमोट हो। इसलिए इंडिया सेकुलर कंट्री बना जहाँ पे अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक साथ फ्रीली रह सकें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन आज भी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इक्वलिटी एक वैल्यू है जिसके लिए हमें लड़ना होगा और ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। लोगों का स्ट्रगल और पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, तो लोग भी कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट भी कोशिश करेंगी, ये ज़रूरी है ताकि इक्वलिटी एक रियलिटी बन जाए इंडिया में, ठीक है।